अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। इजलास और मुलाकातें जारी हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां कब और कैसे तहलील होंगी। क्या पीडीएम जमातें अदम एतमाद या कोई और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए इन असम्बलियों को बचा सकते हैं, और क्या तहरीक इंसाफ ये इकदाम उठाकर हुकूमत को आम इंतखाबात के लिए मजबूर कर सकती है या नहीं। आज वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और मुन्नस इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की, जिसपे खबर के मुताबिक उन्होंने इमरान खान को मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करा दी है। परवेज इलाही का यह कहना है कि पीडीएम के पास मतलूबा अरकान की तादाद मौजूद नहीं, ये सिर्फ शोर शराबा कर रहे हैं। इसके बाद एक ट्वीट में भी वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपोजिशन ये शौक पूरा कर ले, पहले की तरह नाकामी होगी। मुन्नस इलाही ने भी इसके बाद ट्वीट की और कहा कि वजारत आला इमरान खान की अमानत है। इमरान खान ने पंजाब से पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी कल बुला लिया है। आज तहरीक इंसाफ की एक आला सतह कमेटी ने शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत भी जो है वो इजलास किया, जिसमें उन्होंने इस हवाले से अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं। अब जो हुकूमत है, हुकूमत को लगता है कि तहरीक इंसाफ अपने दावे पर अमल नहीं करेगी, लेकिन इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के मुमकिना इकदाम के जवाब में तैयारियां भी हो रही हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। फिर उन्होंने यह भी कहा कि अगर असम्बलियां तोड़ी जाती हैं तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो को अभी भी लगता है कि इमरान खान असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे। अगर वो असम्बलियां रिजॉल्व होती हैं तो इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। बलूचिस्तान और सिंध के जो हालात हैं, सैलाब के बाद वहां पे जो सूरत हाल है, अगले 6 माह में तो उन दोनों सूबों में इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है। तो फिर किस तरह से जनरल इलेक्शन होगा। फिर टेकर्स गवर्नमेंट जो है वो तो फिर पंजाब और केपीके में होगी, तो उस इलेक्शन की फिर क्या क्रेडिबिलिटी होगी। हम कोशिश करेंगे कि ये असम्बलियों को डिसॉल्व करने में कामयाब ना हो, हम इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अगर डिसॉल्व कर दी तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे और उन इलेक्शन में हम भरपूर हिस्सा लेंगे। पहले तो अब आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए, मगर ये भी झूठ है, ये भी धोखा है। लिख लो, ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देंगे। पिंडी से भाग निकला और ये शोषा छोड़ा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। बिलावल भुट्टो के साथ साथ आपने देखा कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा कि असम्बलियां तहलील हुई तो ज़िमनी इलेक्शन आम इंतखाबात तक मौखर भी हो सकते हैं, और असम्बलियां तोड़ने का जो मकसद है वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाना है। अब असम्बलियां तोड़ना और बतौर सियासी हिकमत अमली इसे इस्तेमाल करना ताकि हुकूमत को आम इंतखाबात पर मजबूर किया जा सके, इससे जुड़े बहुत सारे सवालात हैं। बल्दियाती इंतखाबात और असम्बलियों से पहले दिए गए इस्तीफों के बाद नतीजे का ना निकलना, यह तहरीक इंसाफ के लिए एक चैलेंज है। क्या असम्बलियां तोड़ने का फैसला मौखर या मुलतवी हो सकता है? फिर पीडीएम जमातें जिन कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही हैं, जिसमें गवर्नर राज जैसे इंतहाई इकदाम भी शामिल हैं, क्या असम्बलियों को टूटने से बचा सकते हैं? और क्या तहरीक इंसाफ फिर इन फैसलों के जरिए हुकूमत को आम इंतखाबात के लिए मजबूर कर सकती है? इस पर आज प्रोग्राम में जो बात होगी, वेरी क्विकली मेरे साथ आज के जो प्रोग्राम में मेहमान मौजूद होंगे, तारुफ करा देता हूँ। अली परवेज मलिक साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून से, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली परवेज साहब। और हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। हसन खावर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों की इजाज़त से मैं पहले ज़रा फवाद चौधरी साहब से ये असम्बलियों वाला जो मामला है उस पर बात करना चाहता हूँ। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब ये बताइएगा, आज आपकी मुलाकात हुई है इमरान खान की परवेज इलाही से और मुन्नस इलाही से, तो असम्बलियां तोड़ने के मामले पर क्या बात हुई है? इसमें हमने जो पहली बात तो यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने तो अपना बयान बाद में जारी किया है और उन्होंने कहा है कि फैसला इमरान खान ने करना है और इमरान खान जब कहेंगे असम्बलियां तहलील करते जाएंगे। हमने इसमें एक प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। कल पंजाब असम्बली की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है और परसों खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है। उसके बाद जो लीगल हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब के अंदर हमने एक कमेटी क्रिएट की थी जो कि इसके प्रोसेस को जो है वो देख रही है, वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी।
तो इंशाल्लाह हमारे जो तमाम एम ये हमारा है कि 20 मार्च से पहले पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में नई हुकूमतों का क़याम अमल में आ जाए और उसी टाइम फ्रेम में हम आगे। अच्छा, तो 20 मार्च से पहले, मगर इस पर चौधरी साहब क्या कोई क्लैरिटी है कि असेंबलियां तोड़ने के बाद आगे का जो रोड मैप है इंतखाबात के लिए वो क्या होगा? जी बिल्कुल, आइन का जो आर्टिकल 112 ऑनवर्ड है वो प्रोविंशियल असेंबलीज की डिसोल्यूशन और उन मामलात को डील करता है। उसके मुताबिक चीफ मिनिस्टर जब एडवाइस करेंगे तो गवर्नर ज्यादा से ज्यादा 48 घंटों के अंदर असेंबली तोड़ने का ऑर्डर जारी करेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो जो 48 घंटे मुकम्मल होने के बाद असेंबलियां ऑटोमेटिकली जो हैं वो दे स्टैंड डिसॉल्व। उसके बाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन है जो पंजाब में हमजा शहबाज हैं उनको, और खैबर पख्तूनख्वा के लीडर ऑफ अपोजिशन को, उनको चीफ मिनिस्टर जो है वो दावत देंगे इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए, और वो 3-3 नाम दे दिए जाएंगे और उनमें से फिर इंटरिम चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट। ठीक। और चौधरी साहब, बल्दियाती इंतखाबात की भी आवाज आ गई है, तो क्या ऐसे वक्त में तहरीक इंसाफ असेंबलियां तोड़ने के लिए और इन इंतखाबात के में जाने के लिए तैयार है? हम हर इलेक्शन के लिए तैयार है, और बल्दियाती इलेक्शन का जाहिर है कि वो जब ये शेड्यूल आ जाएगा तो बल्दियाती इलेक्शन मुमकिन नहीं होंगे, वो उससे आगे जाएंगे। अच्छा, हमारा जो बुनियादी इस वक्त एम है, देखिए ये तो एक मजाक है, इलेक्शन कमीशन में जोकर्स बैठे हुए हैं। इलेक्शन ये तो मुमकिन नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, यहाँ पे एक बहुत ही तबाकुल मुआशी और इंतजामी सूरत हाल का सामना है। मईशत की बात आप रोज सुन रहे हैं, 52% इजाफा हो चुका है टेररिज्म केसेस में। हमारे यहाँ रोजाना खबर आ रही है कोई ना कोई हमारा बच्चा जो है वो शहीद हो रहे हैं। सुसाइड बॉम्ब्स जो खत्म हो गए थे मामला सारे ये दोबारा शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान के मुतालिक हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल तबाहकुन है, उसका किसी को पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। बिना रबानी खाए भी गई, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने मिलने से इनकार कर दिया। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो सारे इस वक्त एक बिल्कुल समझता हूँ कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा। बहुत बड़े क्राइसिस में, बहरान में हम हैं और उसको हमें हल करना है। लेकिन चौधरी साहब, हुकूमत इसके बावजूद आज ये बयान कुछ आए हैं कि हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार है या हुकूमत इंतखाब करा देगी इन 2 सूबों में, और क्योंकि पहले भी आपने इस्तीफे दिए लेकिन वो प्रेशर जो है वो क्रिएट नहीं कर सके, तो आपको लगता है कि इसके बाद जो है वो फिर जब सूबाई असेंबलियां तोड़ देंगे तो मामला जो है वो इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे? नहीं, तो इलेक्शन तो होने ही होने हैं ना, लेकिन ये इस्तीफे नहीं है, ये रेजोल्यूशन है। अच्छा। तो ये 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। वहां पे भी वो चूंकि धांधली हुई है, वो भी उन्होंने ऐसे रोके हुए हैं इस्तीफे, और अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने जो है कोई रूल अदा नहीं किया, आपने जो आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, तो इसलिए वो इलेक्शन नहीं हो रहे। अदरवाइज तो 123 सीटों पे वहां पे भी इलेक्शन पूरी तरह से होने चाहिए, लेकिन ये तो रेजोल्यूशन है और ये 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने जरूरी। लेकिन चौधरी साहब, अभी वक्त क्यों लिया जा रहा है ये मुशावरत में? क्योंकि हुकूमत ये भी तासुर दे रही है कि शायद ये आप ये नहीं करेंगे, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कोई दरमियान में कोई जब ये प्रोसेस चल रहा हो या मुशावरत कर रहे हो तो कोई बातचीत करना चाहते हैं हुकूमत से? वो तो जब मर्जी हो जाए, उसके लिए तो हम तैयार हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि अगर वो ऐलान करते हैं इलेक्शन का तो फ्रेमवर्क के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ये मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया है, फ्रेमवर्क बता दिया है, 20 मार्च से पहले पहले हम इलेक्शन चाहते हैं। बाकी सारे प्रोसेस नजर है वो अकॉर्डिंगली चलते हैं। अच्छा, और लास्टली सर, चेंज ऑफ कमांड हुई है फौज में, नए आर्मी चीफ आ गए हैं, तो तहरीक इंसाफ के जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात रहे हैं चौधरी साहब, क्या उनको भी रीसेट करने का सोच रही है तहरीक इंसाफ? देखिए जी, हम तो इदारों के साथ कोई किसी किस्म की जो शबकलिश है वो नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी प्रोसेस आगे चले और नए एस्टैब्लिशमेंट के में जो चेंज ऑफ लीडरशिप है, हमें उम्मीद है कि उससे बेहतरी जो है वो आएगी मामलात में, और जो उनका एक पॉलिटिकल रोल है वो होना चाहिए, और एस्टैब्लिशमेंट को साइड्स नहीं लेनी चाहिए। बस इतनी बात है, बाकी पॉलिटिशियंस का काम है वो खुद जाके देख लें। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अली परवेज मलिक साहब, क्या हुकूमत बचा सकती है असेंबलियों को टूटने से या बचाना चाहती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, सबसे पहले तो हमें जिस चीज़ का खैर मकदम करना चाहिए वो ये है कि सारे स्टेक होल्डर्स ने आइन का एहतराम करते हुए ये कम अज़ कम फैसला किया है कि हम आइन के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज और अपनी ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पॉलिटिकल मूव होगी जो भी बिल्कुल होगी। अब देखें, अब इसके अंदर वो जो लश्कर कशी और वो जो बाकी के मामलात से अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। अब हम आइन के मुताबिक इस मामले को आगे लेके चलेंगे। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि क्या इमरान खान साहब और परवेज इलाही साहब ने, जो आपने बताया है कि जी उन्होंने, परवेज इलाही साहब ने अपनी हिमायत का भरपूर ऐलान इमरान खान साहब के हक में किया है, तो मुझे बताएं परवेज इलाही साहब जितना वसी तजर्बा रखते हैं सियासत के अंदर, क्या वो ये नहीं जानते कि ये जो पीछे FIR के मामले के ऊपर इमरान खान साहब के क्या जज्बात हैं उनके बारे में, और अगली असेंबली के अंदर क्या वो ये एक सेकंड के लिए भी आपका ख्याल है परवेज इलाही साहब समझते होंगे कि उनको इमरान खान साहब दोबारा मौका देंगे अगर वो मेजॉरिटी गेन कर भी लेते हैं पंजाब असेंबली के अंदर अगले इलेक्शन के बाद? पहली चीज मैं आपके पास ये छोड़े जा रहा हूं। दूसरी बात ये कि परवेज इलाही साहब बिल्कुल अगर तो आईनी वजीर आला हैं तो अपनी सारी आइन के मुताबिक जो उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं बिल्कुल उनको एक्सरसाइज करने का हक मौजूद है। पर आप मुझे बताएं, क्या हमारा गिला ये उनके साथ पिछले 6-7 महीने से नहीं चल रहा कि जी वो तो आईनी वजीर आला ही नहीं है, वो तो जुडिशल वजीर आला है, क्योंकि हम जो आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन हुई है हमारे, उसके ऊपर इतराजात हैं। मैं आपके सामने ये गुजारिश करता हूं कि आप आइन के किसी भी माहिर को फोन करें, क्या उनमें से एक वसी मेजॉरिटी ये व्यू नहीं रखती कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है इट इज लाइक री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल आपका है, उस पर एतराजात भी हैं, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रूल किया, उसके ऊपर अपील है जो पिछले 6 महीने से पेंडिंग पड़ी हुई है। मेरे ख्याल से इट इज ओनली फेयर टू एक्सपेक्ट कि वो मामला तय होगा तो उसके बाद इस सारी की सारी चीज को आगे लेके चलना चाहिए। दैट इज माय ओन ओपिनियन, और मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर भी काफी लोग हैं जिनकी ये राय है। आयरॉनिकल नहीं है कि ऑपोजिशन जो है वो असेंबलियों को बचाने की कोशिश कर रही है या असेंबलियों को बचाना चाहेगी? कोशिश तो चलें। मैंने तो आपसे पहले कहा कि आइन के अंदर रहते हुए ये जो भी रास्ता इख्तियार करे मैं वेलकम करता हूं। देखें, अब रहमान साहब आपने जो बात की है ना, उसको हमें ऑनेस्टली एंड बिल्कुल डिस्पैशनेटली उसको एक सेकंड के लिए उसके ऊपर नजरसानी कर लेनी चाहिए। देखें, जब ये मखलूत हुकूमत वजूद के अंदर आई है तो जिस किस्म की बारूदी सुरंगें इमरान खान साहब यहां पे रियासत के खिलाफ लगा के गए थे और पाकिस्तान को ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट छोड़ के गए थे, ये मेरी बात भी छोड़ दें, हसान खावर साहब एक अच्छे आदमी हैं, उनकी बात को भी एक साइड पे कर दें, वो अपना पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बयानिया बिल्कुल आपके सामने पेश करेंगे। आप किसी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को फोन करके पूछ लें, क्या पाकिस्तान उस वक्त जो अगले 18 महीने का जो उसके पास रनवे इन असेंबलियों का मौजूद था उसके अंदर क्या उसको 38 से 40 अरब डॉलर का इंतजाम नहीं करना था? और ये IMF के साथ जो खुद अग्रीमेंट किया उसके ऊपर वादा खिलाफी करके सारे का सारा इंतजाम सैबोटाज कर गए थे। तो आज अगर IMF का प्रोग्राम ऑन ट्रैक करने के लिए हम रियासत को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, मुश्किल फैसले कर रहे हैं, तो मुझे बताएं क्या ये मुनासिब है कि आप हाथ मोड़ो कि हमें फॉरेन इलेक्शन के अंदर भेज दें? बचाना चाहते हैं। मैं प्लीज रियासत के मफादात और जो सियासत है उसको एक सेकंड के लिए डीकपल करें और उसके बाद इस मामले का फेयर अंदाज में फैसला करें। हसन भाई, ठीक है, मैं 1 मिनट आता हूं। हसन भाई, आप सिस्टम से बाहर जाएंगे, असेंबलियां तोड़ देंगे, सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये जो अदम इस्तेहकाम है ये क्यों चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, ये तो आपकी assumption है कि सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। आइन के अंदर ऑप्शन है, अभी आपको फवाद टॉय साहब ने एक्सप्लेन किया है, आर्टिकल 112 आइन का, 2 असेंबलियां टूटेंगी। हुकूमत का, मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि वो नेशनल इलेक्शन कॉल करे जो मुल्क के हालात है, लेकिन अभी उसको साइड पे रखते हैं। अगर वो नहीं भी करना चाहते, आइन के मुताबिक इन 2 असेंबलियों के वो इलेक्शन करा देंगे 90 दिन के अंदर, तो इससे डिस्टेबलाइजेशन तो नहीं होगी। डिस्टेबलाइजेशन तो और चीजों से हो रही है ना रेहान साहब। डिस्टेबलाइजेशन तो इसलिए हो रही है कि मईशत जो है हमारी डगमगा रही है। डिस्टेबलाइजेशन इसलिए हो रही है कि हुकूमत जो है वो हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, ना कुछ कंट्रोल कर पा रही है, तेल की कीमतें मार्केट में, आलमी मार्केट में नीचे आ रही हैं,
हमारे उसमें ऊपर जा रही हैं, रिजर्व्स गिरते जा रही हैं, डिफॉल्ट रिस्क बढ़ता जा रहा है। ये डिस्टेबलाइजेशन है ना, मुल्क में फंडामेंटल राइट्स की जो धज्जियां उड़ी हैं पिछले 8 महीने में, ये डिस्टेबलाइजेशन है। 2 सूबों में अगर हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है, आइन के मुताबिक हम असेंबली तोड़ते हैं, उससे तो कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं है, ये तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। अच्छा, ताकि अब जब देखिए मकसद तो आपका यही है कि इसके बाद हुकूमत आम इंतखाबात पर मजबूर हो जाए, ये पर्पस तो यही है, इसीलिए ऐलान किया। वरना तो वैसे पंजाब हुकूमत भी ठीक चल रही है, केपी गवर्नमेंट भी ठीक चल रही है। देखिए डायरेक्शन तो हमारी नेशनल इलेक्शन है ना, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि मुल्क में जो इस वक्त डिस्टेबलाइजेशन है, चाहे वो इकोनॉमिक है चाहे वो पॉलिटिकल है, उसका हल सिर्फ एक ये है कि एक नई गवर्नमेंट आए, मेजॉरिटी के साथ आए, 5 साल का मैंडेट लेके आए और फिर अपने फैसले करे और मुल्क की ट्रैजेक्टरी को सही करे, यही हल है। तो डायरेक्शन तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वही है, लेकिन आप मुझे ये देखें कि जिस दिन से पंजाब में हमारी गवर्नमेंट बनी है, बारहा पीडीएम के तमाम लीडर्स ने नहीं कहा कि अगर पीटीआई सीरियस है तो इन 2 असेंबलियों को तहरील कर दे। ये यहाँ पे तो इनकी गवर्नमेंट, इनको कौन रोक रहे, यहाँ पे तो इलेक्शन कॉल करे, बिल्कुल कहा है। तो अब करें, तो अब मसला क्या पड़ गया है, अब नर्वसनेस किस बात की है अगर हम इस फैसले पे आ गए हैं तो, ये आप मुझे बताएं ना। चले मैं जरा ये पूछता हूं, ये इसी डिस्कशन को जारी रखते हैं, क्योंकि देखिए 2 ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास इन असेंबलियों को बचाने के। एक तहरीक अदम एतमाद का है, मेंबर्स जो हैं वो साथ आ जाएं, बड़ा मुश्किल काम है, स्पेशली वो जिस फैसले का हवाला दिया, और दूसरा गवर्नर राज का है। तो फिर क्या चीजें वाकई है, वो 20 मार्च जो फवाद चौधरी ने अपने शुरू में बात की कि इलेक्शन नई असेंबलियां आ जाएंगी, तो 20 मार्च को बाकी आ जाएंगी। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये जो दोनों असेंबलियों का मामला है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का, क्या बनेगा, क्या ये फैसला मुलतवी हो सकता है, क्योंकि इसमें दरमियान में बल्दियाती इंतखाबात की भी कहीं ना कहीं पर बात चल रही है, और कल बड़ा अहम इजलास होना है पार्लिमानी रहनुमाओं का। जो पंजाब के पीटीआई के पार्लिमानी रहनुमा वो इमरान खान से जो है वो मिल रहे हैं, मगर अली परवेज मलिक साहब, गवर्नमेंट के पास, पीएमएलएन के पास, लेट्स मतलब वफाकी हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या है? ये गवर्नर राज और आर्टिकल 63 वाले फैसले के बाद मेंबरान का इधर उधर होना, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। अच्छा, गुजारिश इस तरह से है कि मेरे भाई ने, क्योंकि महंगाई के ऊपर, बल्कि वो ये नहीं, जो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो आप देखते हैं हर टीवी के शो के ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहा रही होती है कि महंगाई जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कर दी। तो मैं सिर्फ उसके लिए इतनी गुजारिश करूंगा कि 1 सेकंड के लिए शौकत तरीन साहब जो मईशत छोड़ के गए थे ना, जिसके अंदर रिकॉर्ड खसारे थे, ये वो बीज थे जिसकी वजह से आज ये महंगाई का तूफान एक आम आदमी के सामने खड़ा है और हम उसके सामने बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने की, दुनिया के अंदर तेल की कीमतें कम हो रही हैं और यहां पे डीजल जो है उसकी कीमत को घटाया नहीं गया। तो मैं अपने भाई से, क्योंकि माशाल्लाह वो समझदार आदमी है, वो मेरे साथ अगर वो बिटवीन द लाइंस गुफ्तगू करने की कोशिश करेगा तो मैं अवाम के आगे सारे हकाइक पेश कर देता हूं। आज डीजल की कीमत इसलिए कम नहीं हुई क्योंकि माशाल्लाह जो ये पीडीएल तय करके गए थे 30 रुपए पर लीटर डीजल के ऊपर, आज भी उससे कम डीजल के ऊपर हमें पीडीएल 25 रुपए करना पड़ा है और 10 रुपए 12 रुपए पीडीएल को बढ़ाना पड़ा है, क्योंकि जिस किस्म की फिस्कल स्लिपेजेस आ रही हैं उसको मीट करने के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये आईएमएफ एग्रीमेंट के अंदर हाथ जकड़ के गए हैं। उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शंस क्या हमें, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप क्या करेंगे, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है कि आप इंतखाबात के अंदर चले? मैंने तो आपसे कहा कि हम इलेक्शंस को नहीं बल्कि आइन के अंदर जो भी सारी ऑप्शंस हैं उसको वेलकम करते हैं, ये आके मुकाबला करना चाहेंगे। अगर यही रूलिंग आती है सारे डिस्प्यूट्स को सेटल होकर हम भरपूर अंदाज में, जस्ट लेट मी कंप्लीट, गुजारिश ये है कि देखें जब आप अनसिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस करेंगे ना, क्योंकि आपके 2 सूबों के अंदर वहां पे सैलाब की वजह से इलेक्शन की सूरत हाल ही नहीं है, तो ये एक नया पंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। पर उसके बावजूद अगर ये मेरे जरा आर्गुमेंट सुन लें। मेरा आर्गुमेंट ये है कि ये 2/3 सीटें हैं, अगर पंजाब और हम खैबर पख्तूनख्वा की सीटों को मिला लें, वफाकी हुकूमत पर इन अगर इंतखाबात हो रहे हो नीचे सूबाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें मैंने तो आपसे कह रहा हूं कि अनसिंक्रोनाइज्ड जब आपके मुल्क के अंदर इलेक्शंस होंगे ना, उससे सूरत हाल कॉम्प्लिकेट होगी, क्योंकि असेंबलीज की मुद्दत फर्क होगी, गवर्नमेंट्स की मुद्दत फर्क होगी। पर अगर ये जिदबाजी में बात करे बगैर, क्योंकि बेहतर रास्ता वो ये होगा कि आप नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आए, आके चीजें बात करें। और आप जो ऑप्शंस की बात कर रहे थे कि जी वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, देखें गवर्नर रूल का तो थ्रेशोल्ड ही बहुत ज्यादा है, मेयार ही बहुत ज्यादा है। मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर कोई
सीरियस वहां पे सोच विचार हो रही है। उसके अलावा आपके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ऑप्शन मौजूद है, और ये जो अभी बहस है लीगल के जी असेंबली सेशन में हो तो उसके अंदर हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट्स हैं ऑन बोथ साइड्स। इसके अलावा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ऑप्शन है, और आप ये याद रखिएगा बाद के चौधरी शुजात हुसैन साहब जिनके वोटों के ऊपर इन्होंने अपनी हुकूमत कायम रखी हुई है, जो काफ लीग के सदर हैं, अगर उनकी हिदायत के ऊपर काफ लीग के 4 से 5 एमपीएस जो इनके अपने एमपीएस इनसे किनारा कशी इख्तियार करना चाहते हैं क्योंकि वो भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, वो अपनी जगह पे, अगर उनकी चौधरी शुजात की हिदायत के ऊपर 4 लोग भी राइट से लेफ्ट हो तो इनकी हुकूमत मुल्क के ऊपर गिर जाती है। तो देयर आर मेनी इसके अंदर इन्वॉल्व है। आसान साहब से पूछने दें, आसान भाई, बट वी वेलकम के ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द सिस्टम, वो तो आप उसको तो अप्रिशिएट करें कि फाइनली कोई लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। जो आसान भाई इस मौके पर देखिए, असल चीज जो है वो इसकी जो है वो टाइमिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एंड गेम क्या है? गवर्नमेंट एक बार बार आर्गुमेंट देती है कि ये इंतखाबात का वक्त नहीं है, फिर भी क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी टाइम पर इंतखाबात चाहती है? अच्छा देखिए, अच्छा आपने रहमान भाई सवाल किया, अब ये जरा 1 मिनट मुझे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बात ये है, ये पीडीएम, नून लीग, पीपल्स पार्टी हुकूमत में तो ये आ गए। सच ये है कि इनसे हुकूमत चली नहीं और हालात बतदरीज खराब होते गए। इन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर भी बदले, इनका ख्याल था कि डार साहब आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो और हालात खराब हुए। अब ये एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि ये जगह इनके लिए भी फेवरेबल नहीं है। ये शायद अगर सच पूछे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दिल से गवर्नमेंट में रहना चाहते हैं। मसला ये है कि इंतखाबी मैदान के अंदर पे दर पे नाकामियां हुई हैं और उनको पता है कि अगर इलेक्शन में जाएंगे तो इस वक्त तो हमारे लिए फेस सेविंग भी पॉसिबल नहीं होगी, जीतना तो दरकिनार शिकस्त भी काफी बुरी हो सकती है। अब बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी ये है कि मैक्सिमम टाइम गेन किया जाए। अब आइन में एक जाहिर है कि नेशनल असेंबली की मुद्दत है, तो वो ये कह रहे हैं कि चलो जी इसको साल खींच ले, शायद कोई हालात बेहतर हो जाए। आज तो डूम्सडे है तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब जब हम 2 असेंबलियां, और आपकी बात सही है, 2/3 सीटें जब असेंबली तोड़ देते हैं तो इनके पास 2 चीजें हैं। अगर ये इलेक्शन नेशनल नहीं कॉल करते, पंजाब और केपी में इलेक्शन करा देते हैं, तमाम इस वक्त प्रेडिक्शंस ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है भारी मेजॉरिटी से ये मैदान ले जाएगी। इलेक्शन में फैसला होगा, लेकिन एक एनालिस्ट का ख्याल जी है अगर 2028 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत हुकूमत बना लेती है तो वो जो 1 साल से इंतजार कर रहे थे किसी मुआवजे का, वहां पे भी इनकी गेम अभी से पीछे हट जाएगी, हवा भी बदल जाएगी, लोगों को भी नजर आ जाएगा कि ये क्या है। अब ये बंद गली में आ गए हैं। गवर्नमेंट छोड़ते हैं तो इलेक्शन आज कराना पड़ता है, वेट करते हैं तो पंजाब और केपी निकलता है। अच्छा। और ये सोचे बगैर पहले दावे किए थे, जो कुछ एक पिछले महीने 2 महीने से कह नहीं रहे कि जी तोड़ दें असेंबली, तोड़ दें, सोचे बगैर इनकोहेरेंट थी। आज भी आप देखें ना, डिफरेंट लीडर्स डिफरेंट बात कर रहे हैं, बिकॉज नर्वसनेस है ना, क्योंकि इधर से निकलने का रास्ता नहीं समझ आ रहा। ये इस बात की सियासत है। बाकी इसके अंदर जाहिर है कि हर पार्टी का अपना बयानिया था, पर हकीकत मैंने आपको बता दिया। अच्छा ठीक है, मैं जरा इसी बहस को आगे जारी रखती है। देखना ये कि आम इंतखाबात तक का रास्ता जो है वो क्या हो सकता है, उसका कोई रोड मैप हो सकता है, और अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर क्या चीजें हुकूमत मजबूर हो जाएगी आम इंतखाबात कराने के लिए। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हसन खावर साहब, ये जो मईशत की और जो चैलेंजेस हैं, नए फौजी सरबराह आ गए हैं, फिर उसके बाद मिलिटेंसी का भी जो है वो एक चैलेंज है, ये ऊपर नीचे जो है वो वाक़यात हो रहे हैं, फिर 2 सूबों में सैलाब जैसी सूरत हाल, तो तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात का कहती तो है, लेकिन क्या ये चीज़ें और ये माहौल साजगार है? देखिए बिल्कुल साजगार है। मैं आपको एक बात बताऊं, साजगार इसलिए है कि जो चीजें खराब हो रही हैं उनको ठीक करनी है। जब मईशत की बात करते हैं ना, देखिए लाख हम इस प्रोग्राम पे करते रहे ना, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, अली परवेज साहब अपनी पार्टी की बात करेंगे, आप सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, उस पर लंबी बहस हो सकती है, मैं आपको तमाम नंबर दे सकता हूं, लेकिन बेसिक बात यह है कि जब मईशत के हालात खराब होते हैं तो पहले आपने उसको स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइजेशन है, फिर आप उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो इस गवर्नमेंट से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, वैसे भी गवर्नमेंट्स आखिरी साल में रिफॉर्म नहीं किया करती, टाइम ही नहीं है, 5 साल इनके पास टाइम है, स्टेबलाइजेशन भी ना टाइम है, स्टेबलाइजेशन भी नहीं हो सकी, ना स्टेबलाइजेशन हो सकी, ना ही उसका कोई प्लान है।
देखिए, एक ये होता है कि आप एक प्लान लेके आते हैं और आप ये कहते हैं कि ये प्लान इतने अरसे में मुकम्मल हो जाएगा। आज तक आप मुझे बताएं पिछले 8 माह के अंदर कहीं इस हुकूमत ने कोई प्लान दिया कि जी हमारा स्टेबलाइजेशन प्लान जी है, सिवाय इस बात के जी बारूदी सुरंगें पीटीआई बिछा गई, ये बिछा गई। लोग सवाल करते हैं कि अगर सारा कुछ पीटीआई कर गई थी तो तमाम इशारिये जो ऊपर थे, एक्सपोर्ट्स ऊपर थी, टैक्स कलेक्शन ऊपर थी, रेमिटेंस ऊपर थी, इन्फ्लेशन आज से कम थी, तो हर चीज नेगेटिव में क्यों है? और अगर हर चीज इनकी वजह से होगी तो फिर आपने आके गवर्नमेंट क्यों संभाली? फिर आप उसको इलेक्शन करा लेते। जब आप आके आपने सिचुएशन देखी और आपने कहा जी हम संभालेंगे और वादे किए, कुछ सोच के किया होगा ना, तो फिर वो कहाँ है आपका प्लान? प्लान तो कोई दिया नहीं, बहस हम लाख करते रहे, लेकिन ये अवाम का सवाल तो है ना कि आप हमारे सामने प्लान रखें कि कैसे आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ये जो पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की जरूरत है, इस्तेहकाम तभी आएगा ना। आपके पास टाइम है, आप 7-8 महीनों में देखिए पीएमएलएन की स्ट्रेंथ ये रही है, वो बड़े प्रोजेक्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट करती है। आपके पास भी वो टाइम तो नहीं है, ये 8 महीने का या 9 महीने का। तो फिर गवर्नमेंट में रहकर आप क्या अचीव क्या कर रहे हैं? देखें, गुजारिश इस तरह से है कि हसन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो अपनी बात करते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, और लोग इसके अंदर भूल जाते हैं कि शायद हमारा इशू क्या है। तो आए आज इस चीज का अहद करते हैं कि हम रियासत को मजबूत करने की बात करते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल दौराए के ऊपर खड़ा हुआ है, पर उसके पीछे उसकी वजह जो है वो ये है कि हमें खेलने का शौक है। हमने खारजा पॉलिसी के साथ भी खेलना है, हमने मईशत के साथ भी खेलना है, हमने रियासती तकर्रियों के साथ भी खेलना है, फिर हमने उसके अंदर इस्लामिक टच भी लगानी है। तो जब तक हम अपने रियासत के मफादात और अपने सियासी मफादात को डीकपल नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क तय नहीं करेंगे, तो ये मामलात बेहतर नहीं होंगे। क्योंकि ये जो आज गंद हमारे सामने है ना, इसके पीछे 70 साल की हिस्ट्री मौजूद है। तो यहां तक तो मैं आपसे एग्री करता हूं। और देखें, जब इस्लाहात की आप बात करते हैं तो जो ड्यूरेशन या जिसको आप रनवे कहते हैं कि आप जिसके अंदर इस्लाहात लेके आए, क्योंकि बाय डेफिनेशन उनका मतलब यह है कि आपको शॉर्ट टर्म में तकलीफ होगी और मीडियम टर्म में डिविडेंड्स आएंगे, तो उसका एक एलिमेंट रनवे होता है। दूसरा ये होता है कि आपने कंसेंसस और उसकी ओनरशिप सारी जमातों में किस तरह दिलानी है। तो क्या वजह है कि आज हम इत्तेफाके राय आपस में बैठ के तय नहीं कर सकते? क्या वजह है कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं कर सकते? और इलेक्शन करवा दें, नई गवर्नमेंट आए, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी मैं आपसे अपनी सोच पेश कर देता हूं कि मुझे बताएं कि ये इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें बताए तो सही ना कि हमने कौन सा स्टेबलाइजेशन के लिए कौन सा मेजर गलत लिया है। क्योंकि इन्होंने सियासत करनी है तो ये आपको वो मेजर नहीं बताएंगे, ये जनरलिटीज में गुफ्तगू करेंगे। तो आज हमें एक कॉन्क्रीट रोड मैप बनाने की जरूरत है, उसके लिए इत्तेफाके राय करने की जरूरत है। उसके लिए अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं कर सकते तो मेरी नजर में हमें उससे एक कदम आगे जाना चाहिए। मैं उसका प्रैक्टिकल आपको शक्ल बता देता हूं। देखें, आज हमारे एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस हैं, बिकॉज आपकी जो हुकूमत है, जिस किस्म के आपके खसारे हैं, आप अभी इनसॉल्वेंट नहीं है, बट जो खसारे अगर इसी तरह से चलते रहे और आपने इस्लाहात ना की तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। उसके लिए आपको शायद एक कंसेंसस गवर्नमेंट, जिसको यूनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, शायद ये जो साल 1.5 साल का वक्त है, आपको इस डायरेक्शन के अंदर जाना पड़े जिसके अंदर सारी जमातें देखें अक्टूबर में देखें। मैंने आपसे कहा है कि इलेक्शन जब असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें, एक दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए और इलेक्शन उसके मुताबिक होने चाहिए। आज इत्तेफाके राय हम अपनी रेड लाइंस तय करें, सारे मिलके ये जो 70 साल का गंद है उसको साफ करने की जिम्मेदारी लें, और जो ये यूनिटी गवर्नमेंट हो इसके अंदर फिस्कल कंसोलिडेशन का एक प्रोग्राम बनाए। और उसको जो दूसरा सिंगुलर टारगेट आपने देना है वो ये है कि जब असेंबलियों की मुद्दत खत्म हो, क्लियर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जिसको आइंदा कोई क्वेश्चन ना कर सके, और वही एजेंडा आगे लेके चल सके। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन पहले का रोड मैप और बाद का रोड मैप क्या अभी कोई तय हो सकता है? इस ब्रेक के बाद मैं हसन साहब से पूछता हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हसन खावर साहब, ये जो चैलेंजेस हैं जिनका जिक्र हो रहा है, क्या इनको सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ का साथ दिया मुस्लिम लीग नून का और पीडीएम जमातों का साथ दिया जा सकता है कि कोई यूनिटी गवर्नमेंट बन जाए, आप पार्लियामान में वापस आ जाएं, कोई आगे का रोड मैप तय करने के लिए इस प्रोसेस से बाहर जाने की बजाय वापस इस प्रोसेस के अंदर, इस निजाम के अंदर आ जाएं? देखिए, फिल वक्त अगर कोई डायलॉग होगा तो वो इलेक्शन के स्केड्यूल और उसके फ्रेमवर्क पे होगा। ये बात फवाद चौधरी साहब ने भी अभी आपके प्रोग्राम में बड़ी वजाहत से बताई। और अगर ये इलेक्शन अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट तो बिल्कुल उस पर बात हो सकती है।
इन प्रिंसिपल अली परवेज मलिक साहब की बात ठीक है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चरल मसले हैं वो बड़े डीप रूटेड हैं और उसके लिए बड़ी ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट चाहिए, लेकिन हम तो अभी इस्लाहात की बात नहीं कर रहे, हम तो स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और स्टेबलाइजेशन ये है तो फायर फाइटिंग आज आपके IMF फायर फाइटिंग का भी तो रहमान साहब प्लान चाहिए ना। आप स्टेबलाइजेशन का एक प्लान तो देते हैं ना, प्लान अच्छा हो बुरा हो, हम क्रिटिसाइज करें, हम कहीं नहीं है। इन्होंने ये सवाल किया कि हम क्या गलत कर रहे हैं जब कुछ कर ही नहीं रहे। यानी आप मुझे बताएं ना कि IMF के साथ एक अजीबो गरीब सी कैफियत चल रही है निगोशिएशन की, वो कुछ कह रहे हैं, हम कोई और बात कर रहे हैं। फ्लड के जो खर्चे की बात हुई है वो कह रहे हैं, आप जो खर्चा बता रहे हैं क्लेम आप कुछ और कर रहे हैं। आपके यानी कि कोई सिलसिला ही नहीं है। हम बहस लाख करते हैं IMF प्रोग्राम अच्छा है बुरा है फलाना है, लेकिन आपने किसी डायरेक्शन में तो लेके जाना ना कि जी IMF की बात हम मान रहे हैं, जहां हम IMF की बात नहीं मानेंगे, ये हमारा प्लान है, अगले हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को ऐसे ब्रिज करना है। फिर वो प्लान आए, अगर आपको सपोर्ट चाहिए ब्रॉड बेस्ड फिर आप बात करें। अच्छा PTI करे ना करे वो बात की बात, ठीक है, लेकिन एक वेग सपोर्ट तो नहीं आप कंक्लूडिंग कमेंट एक मिनट जरा, मैं कंक्लूडिंग कमेंट जो है वो आपसे चाहता हूं, आप अपनी बात भी कर दीजिए। हर रोज आने वाला दिन ये IMF और दीगर चैलेंजेस मुश्किल होता जा रहा है, फिर भी क्यों हुकूमत में है? देखें, बुनियादी बात ये है, क्योंकि अब आपका वक्त मुख्तसर है, मैं मेरे पास आपसे इन शॉर्ट बात करता हूं, वो ये है कि बुनियादी मसला ये है कि हम आज भी अपनी सियासत बचाने की बात कर रहे हैं, हम रियासत को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। और जब तक हम अपने छोटे छोटे सियासी मफादात के आगे नहीं देख सकेंगे ना, हम वो उस इस्लाहात के रास्ते के ऊपर चल ही नहीं सकते जो इस रियासत को मजबूत कर सके। तो मैं अपने भाई से गुजारिश ये करूंगा, आइन के अंदर रहते हुए आए पहले रियासत को मजबूत करते हैं, जिस हद तक ये खोखला करके गए थे उससे उनको कम से कम स्टेबलाइज पहले कर लें, और उसके बाद जो इलेक्शन का मैदान है वो वहीं पे मौजूद है, इंशाल्लाह घोड़े भी वहां पे होंगे और भरपूर अंदाज के अंदर इनका मुकाबला करेंगे। पर आज रियासत को बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे इस रियासत की जो बुनियादें उनको खोखला करके गए थे। मुझे बताएं, बैरूनी खसारा कभी किसी साल के अंदर 5,000 अरब से ज्यादा अंदरूनी खसारा गया था? बैरूनी खसारा 17-18 बिलियन डॉलर का, पावर सेक्टर का खसारा 2500 अरब को छू रहा हो, गैस सेक्टर के अंदर खसारा इसी तरह हजारों अरब रुपए का। तो इन चीजों को समेटने के लिए आए मिल के काम करते हैं, और उसके बाद जब असेंबलियां अपना मुद्दत पूरी करेंगी बिल्कुल इनका मुकाबला करेंगे। मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए। 12 प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।